हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है CRN गुप्ता और उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने मीनिंग समझा था कि एक्सेस डिमांड का मीनिंग क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग क्या होता है। मैं आप लोग को 5 मिनट में पिछले दोनों वीडियोज़ में आपने जो भी पढ़ा उसको रिकॉल करा दे रहा हूँ। एक्सेस डिमांड का मतलब होता है जब आपके देश का एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो आउटपुट हो रहा है उससे ज़्यादा हो, उसको कहते हैं एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के केस में क्या होता है, चीज़ों की महंगाई बढ़ने लगती है क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है आपके देश में, सप्लाई उतना है नहीं, डिमांड बढ़ रहा है तो आपके देश में क्या होगा, महंगाई बढ़ने लगेगी। और हमारे देश में यहाँ पे जो गैप क्रिएट होता है डिमांड और सप्लाई के बीच, इस गैप को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। उसी तरह आया था हमारा डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, तो डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है कि जब आपके देश में एग्रीगेट डिमांड जो है वो बहुत ही कम है और आपके देश का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे एक सिचुएशन को हम कहते हैं कि डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है। इस केस में जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप क्रिएट होता है, इस गैप को हम लोग कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप या रिसेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप के केस में क्या होता है, जो आपने गुड्स प्रोड्यूस कर लिए हैं एक्स्ट्रा, उन गुड्स का प्राइस जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, डिफ्लेशन का केस आने लगेगा। एक्सेस डिमांड में इन्फ्लेशन आता है, इसमें डिफ्लेशन आता है। एक्सेस डिमांड में इन्फ्लेशनरी गैप आता है, इसमें डिफ्लेशनरी गैप आता है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि अगर एक देश में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन चल रहा है तो क्यों आता है एक्सेस डिमांड का सिचुएशन एक देश में, आखिर एक देश में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आता है। तो इसको मैंने बताया था आप लोगों को कि एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आता है किन किन केसों में, जब एक पर्सन का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाए तब एक्सेस डिमांड हो सकता है, जब एक देश में इन्वेस्टमेंट पे खर्चा जो है वो बढ़ जाए तब एक्सेस डिमांड हो सकता है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो भी एक्सेस डिमांड हो सकता है, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए तो भी एक्सेस डिमांड हो सकता है, और जब इंपोर्ट्स कम हो जाए तो भी एक्सेस डिमांड हो सकता है। उसी तरह हमने यह भी जाना था कि डेफिशिएंट डिमांड कब होता है हमारे देश में, तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे। डेफिशिएंट डिमांड कब होगा, जब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स कर रहे हैं अपने प्लांट एंड मशीनरी पे, इन्वेंट्री पे, वो भी कम हो जाए। ठीक है, एक्सपोर्ट्स जो है वो भी हमारा कम हो जाए, इंपोर्ट्स ज़्यादा होने लगे। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में डेफिशिएंट डिमांड का केस अराइज हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक्सेस डिमांड होता है तो उससे चीज़ों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एक्सेस डिमांड तो आ गया, इससे क्या असर पड़ेगा, क्या इससे हमारा आउटपुट बढ़ेगा, तो जवाब था नहीं, आउटपुट नहीं बढ़ सकता क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रही है। दूसरा, क्या इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता, तो नहीं, इससे एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ सकता है क्योंकि इकोनॉमी में ऑलरेडी जितने लोग काम करने वाले हैं ऑलरेडी सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तीसरा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तीसरा इन्फ्लेशन होगा, चीज़ों की महंगाई बढ़ेगी। उसी तरह डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्या क्या होगा, उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्या होता है कि हमारे देश का जो आउटपुट है वो आउटपुट फुल यूटिलाइजेशन लेवल पे नहीं चलता, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लेवल पे हम अपने देश का आउटपुट नहीं करते, मैक्सिमम लेवल पे आउटपुट नहीं करते, हम अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। इंप्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा, तो इंप्लॉयमेंट ऐसे केसेस में क्या होता है, इंप्लॉयमेंट ऐसे केसेस में जो है ना वो कम होने लगता है, मतलब लोगों को अब धीरे धीरे आप इंप्लॉयमेंट से हटाने लगते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, कहने का मतलब ये है। और रही बात गुड्स के प्राइसेस की, तो गुड्स का प्राइसेस जो है वो कम होने लगता है। इतनी सी बातें हमने पढ़ी थी, काफ़ी डिटेल में पढ़ा था पिछले 2 वीडियोस में। अगर आप लोग को रिकॉल हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग पहले के वीडियोस को एक बार जरूर देखें। आज हम लोग को उन्हीं से आगे चलना है, आज हम लोग को उसी पॉइंट से आगे बढ़ना है। हमें यह जानना है आज कि अगर देश में एक्सेस डिमांड है या डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन चल रहा है तो क्या वो हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है, क्या उससे हमें फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तो देखिए, इसका जवाब है कि ना हमारे लिए एक्सेस डिमांड अच्छी एक बात है और ना ही हमारे लिए डेफिशिएंट डिमांड कोई अच्छी बात है। देश में रह रहे लोगों को दोनों ही सिचुएशन से है ना नुकसान ही होता है। अगर देश में एक्सेस डिमांड ज़्यादा है तो हमने पढ़ा क्या, उससे क्या होगा, चीज़ों का दाम जो है वो बढ़ने लगेगा।
तो आप ज़रा सोचिए, अगर चीज़ें महंगी होने लगे तो क्या ये अच्छी बात है आपके देश में रह रहे लोगों के लिए? चीज़ें महंगी होने लगे, ज़रूरत से ज़्यादा महंगी होने लगे, तो ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है कि इकोनॉमी के लिए। उसी तरह डेफिशिएंट डिमांड के बारे में सोचिए। डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है कि आउटपुट कम प्रोड्यूस होगा, कम आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कम लोगों की ज़रूरत होगी, तो लोगों का है ना वहाँ से टर्मिनेशन शुरू होगा, मतलब जॉब से टर्मिनेशन शुरू होगा। तो लोग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हमारे देश में देखने को मिलेगा, लोग अनएम्प्लॉयड होने लगेंगे। तो आप बताइए, क्या देश में अनएम्प्लॉयमेंट होना अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देश में अनएम्प्लॉयमेंट होना भी अच्छी बात नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। आप लोग कोविड में देखे होंगे, काफ़ी सारे लोग अनएम्प्लॉयड जो हो गए थे, जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स थे, वो लोग फैक्ट्रियाँ बंद हो जाने की वजह से अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो उन लोगों के ऊपर क्या बीती थी ये आप लोग जानते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो देश में ना इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ है ना डिफ्लेशन अच्छी चीज़ है, बल्कि कुछ स्टडीज़ तो यहाँ तक कहती है कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा खतरनाक डिफ्लेशन है, क्योंकि वो आपके देश को पीछे लेके जा रहा है, रिसेशन की ओर लेके जा रहा है। आपने जो अभी तक ग्रोथ किया था वो अब सारा ग्रोथ को आपसे खींच रहा है, पीछे की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, जैसे गाड़ी चलता है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो गाड़ी आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, ये पीछे की तरफ रिवर्स गियर मार रहा है। तो डिफ्लेशन होना एक ज़्यादा बुरी सिचुएशन हो जाती है। आज हम लोग यह समझने वाले हैं कि हमारे देश में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से क्या होता है। तो देखिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है ना, यह हमारे देश में क्या करते हैं, यह हमारे देश में बिजनेस साइकिल को जन्म देते हैं। बिजनेस साइकिल कह लीजिए या ट्रेड साइकिल कह लीजिए, एक ही बात है। जरा देखिएगा, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की वजह से अराइज होता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल। अब बिजनेस साइकिल और जो ट्रेड साइकिल है, समझिए वो क्या होता है। कभी आप सुनते होंगे कि हमारे देश में बूम का स्थिति है, कभी आप सुनते होंगे कि हमारे देश में रिसेशन की स्थिति है। अभी बहुत सारे देशों में रिसेशन सुनने में आ रहा था कि आ रहा है। जब कोविड का इम्पैक्ट पड़ा था हमारे देश पर, तब उस टाइम कुछ सेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी बूम किए थे, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर वो काफ़ी बूम हुआ था, केमिकल सेक्टर वो काफ़ी बूम हुआ था। ठीक है, अब कोविड ख़त्म हो गया, अब हमारे देश में आईटी सेक्टर फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। अब हमारे देश में रियल एस्टेट जो है वो फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये क्या होता है कि समय समय पे, अलग अलग समय पे है ना, कुछ सेक्टर्स जो है वो राइज करते हैं, कुछ सेक्टर्स में फॉल आता है, कुछ सेक्टर्स जो है वो बूम करते हैं, कुछ सेक्टर्स में रिसेशन आता है। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं पूरे इकोनॉमी के लेवल पे, पूरे देश के लेवल पे, इंडिविजुअल इंडस्ट्री लेवल पे बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इंडिविजुअल इंडस्ट्री लेवल पे अगर बात करने बैठे फिर इस डिस्कशन का कोई अंत ही नहीं होगा। हम यहाँ बात करने वाले हैं ओवरऑल कंट्री के लेवल पे। तो देखिए, कंट्री के लेवल पे जब बात करने जाते हैं तो हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं कि बात हो क्या रही है। यहाँ पे यहाँ पर आपके सामने हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है। इस ग्राफ में सिंपल सी बात है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। हमने यहां पे क्या किया है, हमने यहां पे एक स्ट्रेट लाइन लिया हुआ है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन लिया हुआ है। यह स्ट्रेट लाइन जो है यह इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम पोजीशन को दिखाता है। हमेशा हम यह मान के चलते हैं कि हमारा देश लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में ग्रो करेगा। तो लॉन्ग रन में ग्रो करेगा, इसलिए इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो हमने अपवर्ड राइजिंग बनाया है, अपवर्ड राइजिंग। इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे देश में लॉन्ग रन में ग्रो करेगा, तो अपवर्ड राइजिंग बना दिया हमने। जो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से जो गैप्स अराइज होते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, जो हमारे देश में कभी महंगाई आता है, कभी रिसेशन आता है, इनको कहते हैं हम लोग बिजनेस साइकिल्स। और बिजनेस साइकिल्स को देखिए हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। कभी कभी हमारे देश में क्या होता है, जब इन्फ्लेशन का सिचुएशन चल रहा होता है, महंगाई चल रही होती है, तो हमारे देश में जो बिजनेस साइकिल है ना, वो इस इक्विलिब्रियम लेवल से ज़्यादा होता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड हमारे देश में ज़्यादा हो रहा होता है। तो ये देखिए, ये एग्रीगेट डिमांड, ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है, ये स्ट्रेट लाइन इक्विलिब्रियम लेवल है। जब हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड इससे ज़्यादा होता है तो हम क्या कहते हैं, ऐसी सिचुएशन को तो एक्सेस डिमांड कहते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन है एक्सेस डिमांड का, ये सिचुएशन है एक्सेस डिमांड का। ठीक है, और जब हमारे देश में ये जो इक्विलिब्रियम लेवल पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, इक्विलिब्रियम लेवल पे जो प्रोडक्शन है उससे कम डिमांड होता है, तब इसको हम लोग कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड का केस।
डेफिशिएंट डिमांड का केस। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने यह जान लिया कि ना एक्सेस डिमांड अच्छी चीज होती है, ना डेफिशिएंट डिमांड अच्छी चीज होती है। अच्छा, इसमें एक और चीज समझिएगा, जो हमारा ये जो टॉप राइज हो रहा है ना एक्सेस डिमांड के केस में, ये जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, और ये जो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है इसका जो सबसे बॉटम पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। तो देखिए, ना तो हमारे लिए एक्सेस डिमांड का सिचुएशन अच्छा है, ना तो हमारे लिए डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन अच्छा है। सरकार क्या करती है, सरकार की कोशिश यह रहती है कि हमारे देश का जो डिमांड है, वो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम लेवल के ही आसपास रहे, इक्विलिब्रियम लेवल के ही आसपास रहे। मतलब अगर देश में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है और ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है, मतलब डिमांड ये है आपका एग्रीगेट डिमांड, ये है आपका आउटपुट, इतना गैप है, तो सरकार इसको कहती है कि आप इस गैप को कम करें, इस गैप को नीचे लेकर आए। मतलब सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं हमारे देश का जो डिमांड का लेवल है ना वो थोड़ा सा इस टाइप का रहे तो चल जाएगा। मतलब ज़्यादा गैप होना जरूरत नहीं है, ज़्यादा गैप होनी अच्छी बात नहीं है, तो सरकार चाहती है कि हम इस गैप को कम करें, रिड्यूस करें। उसी तरह जब हमारे देश में रिसेशन का दौर आता है, एग्रीगेट डिमांड एकदम धम से बैठ जाता है, जैसे कोविड में हुआ था। कोविड में डिमांड हो ही नहीं रहा था किसी चीज़ों का, केवल और केवल लोग जरूरी चीज़ों को छोड़ के किसी चीज़ का डिमांड नहीं कर रहे थे, और उस टाइम आप लोग सुने भी होंगे कि हमारे देश का जीडीपी जो है वो नेगेटिव हो गया था कुछ समय के लिए, किसी खास क्वार्टर का जीडीपी जो है वो नेगेटिव हो गया था। तो जब हमारा देश रिसेशन में जाता है तो एग्रीगेट डिमांड एकदम धम से नीचे गिर जाता है। सरकार उसको कहती है कि इतना भी नीचे मत गिरो, थोड़ा सा ऊपर आओ। ये देखिए बहुत नीचे गिरा हुआ है, सरकार कहती है कि थोड़ा सा तो ऊपर आ जाओ। सरकार इसको ऊपर लाने की कोशिश करती है। तो सरकार का मकसद क्या होता है? सरकार का मकसद होता है कि हमारे देश का एग्रीगेट डिमांड जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल से ज़्यादा गैप में ना जाए, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ज़्यादा गैप में ना जाए, थोड़ा सा ही बैलेंस, या तो एकदम बराबर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बराबर अगर नहीं आ सकता तो ज़्यादा गैप में ना जाए, एकदम उसके नियर बाई रहे, एकदम उसके आसपास रहे। इस तरह के जो सरकार स्टेप्स लेती है ना, इस तरह के स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है, और यही हमें सिलेबस में आगे पढ़ना है कि इन स्टेप्स को क्या कहते हैं, सरकार ये कैसे पॉसिबल बनाती है, ये ग्राफ को जो इतना ऊपर गया है, ये ग्राफ जो इतना नीचे गया है, सरकार इसको कैसे पॉसिबल बनाती है, इक्विलिब्रियम लेवल के आसपास ले जाने कैसे पॉसिबल करती है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बारे में कुछ और पढ़ने चलते हैं। एक चीज और आप लोग जान लीजिए, जब हमारे देश में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन चल रहा होता है और जब सरकार हमारे एग्रीगेट डिमांड के लेवल को नीचे लेकर आने का कोशिश करती है, ऐसे केसेस में सरकार जो पॉलिसी अपनाती है ना, उन पॉलिसीज को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज मतलब हमारे देश की सरकार अभी हमारे देश की इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए यहां से यहां तक फैला हुआ है, सरकार इसको सिकोड़ने की कोशिश कर रही है, इसको सिकोड़ के यहां तक लेके आने की कोशिश कर रही है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज। उसी तरह जब हमारे देश में रिसेशन का समय चल रहा होता है और हमारे देश की इकोनॉमी बिल्कुल ही नीचे डाउन हो गई होती है, तो सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि थोड़ा सा ऊपर उठो, तुम्हें फैलने की जरूरत है, अभी फैलने की जरूरत है। ऐसे केस में सरकार क्या करती है? एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लेके आती है। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब हमारे देश में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन चल रहा होता है, जब हमारे देश में बूम का सिचुएशन चल रहा होता है, ऐसे में सरकार क्या करती है? ऐसे में सरकार लेकर आती है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज। जब हमारे देश में रिसेशन का समय चल रहा होता है, जब हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड जो वो बिल्कुल ही डाउन होता है इक्विलिब्रियम लेवल से, तब जो सरकार पॉलिसीज लेके आती है उसको कहते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। सरकार अभी इकोनॉमी को है ना एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। जो इकोनॉमी अभी एकदम नीचे धंसा हुआ है, इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करती है। तो हमें क्या करना है? हमें आपके 12th क्लास के सिलेबस में इन्हीं अलग अलग कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज और एक्सपेंशनरी पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है। दो तरह की कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी और एक्सपेंशनरी पॉलिसीज आपके बुक में दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है फिस्कल पॉलिसीज और एक दिया हुआ है मॉनेटरी पॉलिसीज। बारी बारी से हम क्या करेंगे? बारी बारी से दोनों के केस में, एग्रीगेट डिमांड के केस में
एक्सेस डिमांड के केस में और डेफिशिएंट डिमांड के केस में, दोनों ही केस में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी सरकार लेगी, कौन कौन से एक्सपेंशनरी पॉलिसी सरकार लेगी, यह हमें पढ़ना है ताकि हमारे देश का एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड दोनों को हम लोग नॉर्मल कर सके, इस इक्विलिब्रियम लेवल से ज़्यादा गैप पे ना हो। समझ आया बात? ये हमने अभी केवल और केवल एक ट्रेलर बनाया है आगे जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए। अब हम लोग जो हमारे स्लाइड्स हैं उसकी मदद से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग एक बार इस ग्राफ को देख लीजिए अच्छे से, इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी पे बना लीजिए, नोट्स पे बना लीजिए, और फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग आइए आगे चलते हैं। पहला जो हमें पढ़ना है वो ये है, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। आखिर हमारे देश में अगर एक्सेस डिमांड का सिचुएशन चल रहा है तो हम उसको सुधारेंगे कैसे, करेक्ट कैसे करेंगे? तो इसके लिए दो तरीके बताए गए हैं। एक तरीका है फिस्कल मेजर्स और एक तरीका है मॉनेटरी मेजर्स। ठीक है, एक तरीका है फिस्कल मेजर्स और एक तरीका है मॉनेटरी मेजर्स। तो दोनों क्या होता है हम लोग समझेंगे बारी बारी से। फिस्कल मेजर्स देखिए, फिस्कल मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। आखिर फिस्कल मेजर्स कौन कौन से सरकार लेगी तो हमारे देश का एक्सेस डिमांड सुधर जाएगा। सबसे पहला बात यहां पे हमें समझना है फिस्कल मेजर्स होता क्या है। फिस्कल वर्ड भी आप लोग बहुत जगह देखते होंगे और देख के आप लोग थोड़ा घबराते होंगे, अनकंफर्टेबल हो जाते होंगे कि फिस्कल वर्ड होता क्या है। कई बार लोग पूछते हैं सर फिस्कल ईयर क्या होता है। ठीक है, उधर जो हमारा बजट वाला चैप्टर है उसमें लोग पूछते हैं सर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। तो फिस्कल वर्ड क्या होता है पहले आप वो समझिए। देखिए पहले डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। मेजर्स रिलेटेड टू पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड पब्लिक डेट आर टर्म्ड एज फिस्कल मेजर्स। सरकार के वो सारे स्टेप्स जो रिलेटेड होते हैं टैक्सेशन से, डायरेक्ट टैक्सेशन इनडायरेक्ट टैक्सेशन दोनों, जो रिलेटेड होते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर से। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सरकार वह सारे स्टेप्स जो ले रही है जिससे हमारे देश में टोटल खर्चा कितना होने वाला है पब्लिक पे, पब्लिक के वेलफेयर पे कितना खर्चा होने वाला है। एंड पब्लिक डेट, पब्लिक डेट का मतलब होता है सरकार ने जो लोन वगैरह लिया हुआ है, सरकार ने जो आम जनता से लोन लिया हुआ है, इन सब से रिलेटेड अगर कोई सरकार स्टेप लेती है तो इसको कहा जाता है फिस्कल मेजर्स। मेजर्स रिलेटेड टू पब्लिक एक्सपेंडिचर, जनहित में जारी जो खर्चे होते हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई स्टेप्स लेती है, टैक्सेशन से रिलेटेड कोई स्टेप लेती है, या पब्लिक डेट। पब्लिक डेट मतलब जो जनता से सरकार ने अगर कोई लोन लिया हुआ है, जनता सरकारी लोन से अगर रिलेटेड कोई बात है, इसको हम लोग कहते हैं फिस्कल मेजर्स। और इससे रिलेटेड अगर कोई सरकार पॉलिसी बनाएगी इसको कहेंगे हम लोग फिस्कल पॉलिसी। कौन कौन से फिस्कल मेजर्स हैं वो देखिए। पहला, पब्लिक एक्सपेंडिचर। फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस डिमांड द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड ऑल्सो कर्टेल इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। देश में अगर ऑलरेडी एक्सेस डिमांड का सिचुएशन चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। सरकार को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सरकार को ऐसे सिचुएशन में खर्चा कम करना चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो कम करना चाहिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करने से क्या होगा? सरकार लोगों को, सरकार अगर खर्चा करती है तो किसी ना किसी के पास तो पैसे जाते हैं, तो सरकार अगर खर्चा ही कम करेगी तो लोगों के पास पैसे ही कम जाएंगे। लोगों के पास पैसे कम जाएंगे तो लोगों के पास खर्चा करने वाला पैसा कम आएगा। इससे रिजल्ट क्या होगा? लोग डिमांड कम करेंगे। तो जैसे ही सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर अपना कट डाउन करेगी, खर्चा कम करेगी, लोगों के पास पैसे कम जाएंगे। लोगों के पास जब पैसे कम जाएंगे तो हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होगा। तो जो हमारा बूम वाला सिचुएशन का जो ग्राफ जो ऊपर ज़्यादा गया हुआ था वो थोड़ा सा नीचे खींच कर आएगा और नीचे जो इक्विलिब्रियम लेवल है उसके नज़दीक आएगा। ठीक है। दूसरा देखिए, टैक्सेशन। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट शुड इम्पोज हेवी डायरेक्ट टैक्सेस स्पेशली ऑन रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी। अगर देश में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन चल रहा है, इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं, पहले बता दिए, तो सरकार को ऐसा कुछ स्टेप लेना चाहिए जिससे लोगों के पास से पैसे जो है वो ट्रांसफ़र होके सरकार के पास आ जाए। सरकार क्या करती है? सरकार ऐसे सिचुएशन को फेस करने के लिए टैक्स बढ़ा देती है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो बढ़ा देती है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वह टैक्स जो एक पर्सन से डायरेक्टली मांगा जाता है। इनकम टैक्स इसका एक एग्जाम्पल है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में इनकम टैक्स को बढ़ा देगी।
जैसे ही इनकम टैक्स बढ़ेगा, लोग अपने इनकम में से इनकम टैक्स को घटाने के बाद जो उनके पास पैसे बचेंगे वो कम बचेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए किसी आदमी की इनकम है और टैक्स रेट है 10%, तो उसने 10 लाख में से 10% दिया, 1 लाख दिया, 9 लाख रुपए उसके पास बचे। अभी वो 9 लाख रुपए से डिमांड कर रहा है। सरकार ने क्या किया, सरकार ने देखा कि एक्सेस डिमांड का सिचुएशन चल रहा है पूरे देश में, हम टैक्स बढ़ाते हैं और एक्सेस डिमांड को कम करने की कोशिश करते हैं। सरकार ने टैक्स बढ़ा के कर दिया 40%। अब जिस आदमी की इनकम 10 लाख है वो क्या करेगा, 10 लाख का 40% 4 लाख टैक्स दे देगा, उसके पास बचेगा 6 लाख। तो 6 लाख से वो उतना डिमांड तो कर नहीं पाएगा जितना वो 9 लाख से कर रहा था। तो इसका रिजल्ट क्या पड़ेगा, इसका रिजल्ट पड़ेगा कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा और हमारे देश का जो ग्राफ ऊपर की तरफ ज़्यादा गया हुआ है, बूम की तरफ ज़्यादा जो गया हुआ है, एक्सपैंड ज़्यादा हुआ है, वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो एक्सेस डिमांड के केस में हम क्या करते हैं, टैक्सेशन को बढ़ा देते हैं। तीसरा देखिए, पब्लिक डेट। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट शुड टेक मोर एंड मोर लोन्स फ्रॉम द पब्लिक एंड कलेक्टेड मनी शुड बी स्पेंट ओनली ऑन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। देश में अगर एक्सेस डिमांड का सिचुएशन चल रहा है, इसका मतलब सिंपल है, लोगों के पास पैसे ज्यादा है, लोग ज्यादा जा रहे हैं डिमांड करने, लोगों के पास से पैसे को खत्म करना है। ऐसे में क्या करती है सरकार पब्लिक डेट रेज करती है। पब्लिक डेट रेज करने का मतलब है कि सरकार आम जनता से लोन लेती है। कई बार आपने सुना होगा सरकार ने बॉन्ड्स जारी किए, बॉन्ड्स भी सरकार जारी करती है। सबसे ज़्यादा कॉमन बॉन्ड्स जो है वो है पीएफसी का बॉन्ड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बॉन्ड, आईआरएफसी का बॉन्ड, ठीक है। ये सारे बॉन्ड सरकार जारी करती है। कई बार सरकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जारी करती है। तो ये सारे कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो सरकार जारी करती है, जिन्हें लोग खरीदते हैं। लोग खरीदेंगे तो इन लोगों का पैसा सरकार के पास चला जाएगा, लोगों के पास पैसा कम बचेगा, लोगों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है एक तरह से। जैसे ही लोगों का पैसा लोगों के पास कम बचेगा, वैसे ही लोग डिमांड करने कम जाएंगे। अब जब लोग डिमांड करने कम जाएंगे तो हमारे देश का एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड जैसे ही कम होगा, एक्सेस डिमांड का जो सिचुएशन अभी बना हुआ है, जो ग्राफ हमारा ऊपर है काफी ज्यादा, वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कंसिक्वेंटली परचेजिंग पावर विद द पब्लिक विल डिक्लाइन। जैसे ही लोग इन सारे बॉन्ड्स को खरीदेंगे ना, लोगों का परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही कम बचे। परचेजिंग पावर कम बचेगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, लोग के पास पैसे कम बचे, लोग मार्केट में पैसे कम लेकर जाएंगे, एग्रीगेट डिमांड कम होगा, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। चौथा देखिए, सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है? गवर्नमेंट शुड मेक सरप्लस बजट इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। एक चैप्टर है बजट से रिलेटेड, गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आगे में एक चैप्टर है। उसमें यह बताया जाता है कि बजट जो बनता है, गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो दो तरीके का बजट बनाती है। एक होता है हमारा सरप्लस बजट, एक होता है हमारा डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट का मतलब होता है कि सरकार के पास से जो रेवेन्यूज आ रहे हैं वो ज्यादा आ रहे हैं और सरकार खर्चा कर रही है कम। तो रेवेन्यूज जो आए और सरकार ने एक्सपेंस जो किया, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। क्योंकि रेवेन्यूज ज्यादा है, हमारा आ जाएगा सरप्लस। डेफिसिट बजट का मतलब होता है कि सरकार को खर्चा करना है ज्यादा, रेवेन्यूज आ रहे हैं कम, तो डिफरेंस निकालेंगे, खर्चा ज्यादा है तो डेफिसिट। तो अगर एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है तो ऐसे में सरकार को सरप्लस बजट बनाना चाहिए। सरप्लस बजट क्यों बनाना चाहिए समझिएगा फिर से। रेवेन्यूज आ रहे हैं ज्यादा, हम चाहते हैं, सरकार चाहती है कि लोगों के पास पैसे कम बचे ताकि वो लोग डिमांड कम करें। तो सरकार क्या करेगी? सरकार खर्चा कम करेगी। सरकार कम खर्चा करेगी तो उससे क्या होगा? लोगों के पास पैसे कम जाएंगे। लोगों के पास पैसे कम जाएंगे तो फिर वही एग्रीगेट डिमांड कम होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो एक्सेस डिमांड कम होगा। जो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन अभी ऊपर ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है वो धीरे धीरे नीचे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तो ये चार काम फिस्कल मेजर्स के अंदर आते हैं। सबसे पहला, पब्लिक एक्सपेंडिचर को सरकार कम कर देती है। दूसरा, टैक्सेशन को बढ़ा देती है। तीसरा, पब्लिक डेट सरकार जो है वो लोगों से लेना शुरू कर देती है। और चौथा जो है, सरकार सरप्लस का बजट बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सरप्लस का बजट बनाती है ऐसे केस में, ठीक है। तो ये था हमारा फिस्कल मेजर्स। आइए अब हम लोग देखते हैं हमारे मॉनेटरी मेजर्स क्या है। मॉनेटरी मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। मॉनेटरी मेजर्स क्या होते हैं और कौन कौन से मॉनेटरी मेजर्स लिए जाते हैं ताकि हमारे देश में एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है उसको हम लोग
रिजॉल्व कर सके। तो पहले हम लोग समझते हैं मॉनेटरी मेजर्स होता क्या है। मेजर्स रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसीज आर टर्म्ड एज मॉनेटरी मेजर्स। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेक्स एंड ऑपरेट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन द इकोनॉमी। कुछ डिसीजन तो हमारे देश में गवर्नमेंट ले लेती है, कुछ डिसीजन हमारे देश में आरबीआई भी लेती है। आरबीआई को ही हम कहते हैं सेंट्रल बैंक। तो वैसे डिसीजंस जो हमारे देश में आरबीआई लेती है ताकि वो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, ऐसे डिसीजंस को हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज। ऐसे पॉलिसीज को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज। मतलब यहां पर सीधा सीधा बात जो है वो बैंकों से रिलेटेड होगा। मॉनेटरी पॉलिसीज में बैंकों से रिलेटेड बातें होती है और ये सारे मॉनेटरी पॉलिसीज कौन बनाता है? आरबीआई बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है उसमें दो तरह के पॉलिसीज जो है वो बनते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव पॉलिसीज और एक होता है क्वालिटेटिव पॉलिसीज। क्वांटिटेटिव पॉलिसीज के अंदर देखिए कौन कौन से स्टेप्स आरबीआई हमारे लेती है। पहला है इंक्रीज इन बैंक रेट। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द बैंक रेट विच रेजेज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। सबसे पहले जानिए आप लोग कि बैंक रेट क्या होता है। कोई भी कमर्शियल बैंक हमारी जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने जाती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? उन्हें पैसे तो दे देती है लेकिन जो इंटरेस्ट चार्ज करती है ना उसे कहते हैं हम लोग बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वह रेट है जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। एक्सेस डिमांड के केस में क्या होता है? एक्सेस डिमांड के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस रेट को बढ़ा देती है। अब जरा एक एग्जांपल से समझिएगा। सपोज हमारे देश का बैंक रेट है 3%। सपोज, ठीक है, कोई अब इसको गूगल पे चेक नहीं करेगा, हम लोग केवल मान रहे हैं। सपोज हमारे देश में जो बैंक रेट है वो है 3%। मतलब रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है 3% पे। कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा आ गया 3% रेट पे और कमर्शियल बैंक क्या करिए? इसी पैसे से लोन दे रही है लोगों को 10% पे। 7% का मार्जिन लेके चलती है कमर्शियल बैंक। फॉर एग्जाम्पल है ये सारा। 3% पे लोन ले रही है, 7% पे 10% पे दे रही है, बीच का बच गया 7%, ये उसका फायदा है। मान लीजिए कि हमारे देश में 10% पर लोन लेने वाले लोगों की संख्या जो है वो ज़्यादा है। आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई अपना बैंक रेट बढ़ा देगी और आरबीआई अपने बैंक रेट को कर देगी 6% या 8%। सपोज 8% कर दी। अब हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको तो लोन मिल रहा है खुद 8% पे, 7% का वो गैप रखने की कोशिश कर रहे थे, तो अब वो लोन कितने पे देंगे? 15% पे देंगे। तो हमारी देश की वैसी जनता जो 10% पर लोन लेने के लिए खड़ी है और हमारे देश की वैसी जनता जो 15% पर लोन लेने के लिए खड़ी है, दोनों में अंतर होगा। 10% पर लोन लेना बहुत लोगों के लिए आसान होगा, 15% पर लोन लेना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो अगर हमारे देश में आरबीआई बैंक रेट बढ़ा दे तो लोन लेने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। जैसे ही लोन लेने वाले लोगों की संख्या कम होगी वैसे ही क्या होगा? लोगों के पास पैसे कम रहेंगे। लोगों के पास पैसे कम रहेंगे तो हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमारे देश का कम होगा और जो सिचुएशन अभी एक्सेस डिमांड का हुआ पड़ा है धीरे धीरे वो कंट्रोल में आने लगेगा। दूसरा देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक ऑफर्स सिक्योरिटीज फॉर सेल विच रिड्यूसेस द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। एक्सेस डिमांड के केस में क्या होता है? एक्सेस डिमांड के केस में सेंट्रल बैंक जो होती है हमारी, जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, वो क्या करती है? गवर्नमेंट के बहुत सारे सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक्स को बेचना शुरू कर देती है। कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? इन सिक्योरिटीज को खरीदते हैं। तो अब अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई के सिक्योरिटीज को खरीदेंगे तो कमर्शियल बैंक्स के पास से पैसा आरबीआई की तरफ फ्लो हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई के पास चला जाएगा पैसा, कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम बचेगा क्योंकि कमर्शियल बैंक्स ने अपना कुछ पैसा इधर इन्वेस्ट कर दिया। तो जब कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा ही कम बचेगा तो वो लोग लोन देंगे ही कम। जैसे ही वो लोग लोन कम देंगे मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाएगा। पैसे का सर्कुलेशन जैसे कम होगा एग्रीगेट डिमांड डाउन होगा और एक्सेस डिमांड का जो सिचुएशन अभी बना हुआ है धीरे धीरे वो कंट्रोल में आने लगेगा। तीसरा देखिए, तीसरा है इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो।
ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस सीआरआर। सीआरआर आप लोग सब लोग जानते हैं, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है जो हमारे कमर्शियल बैंक के पास जो डिपॉजिट्स जमा किए जाते हैं उसका एक सर्टेन परसेंट कमर्शियल बैंक्स को क्या करना होता है, रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट कराना होता है। इसको कहते हैं हम लोग कैश रिजर्व रेशियो। मान लीजिए कि एक देश में कैश रिजर्व रेशियो जो है वो है 4%, तो जितने भी पैसे कमर्शियल बैंक में जमा हो रहे हैं 4% वो क्या कर रही है, वो सेंट्रल बैंक को दे रही है। बचा अब कितना, 96%। अब कमर्शियल बैंक 96% पर 96% पैसे जो है वो लोन पे चढ़ाते जाएगी। कुछ एलआरआर होता है, कुछ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, उसको भी छांट देंगे हम लोग, लेकिन बहुत सारे पैसे वो लोन पे आराम से चढ़ा सकती है। मान लीजिए कि हमारे देश की आरबीआई ने क्या किया, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा के कर दिया 10%। अब तो हमारे देश में कमर्शियल बैंक को 10% अमाउंट जमा करना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अब उनके पास 90% बचेगा। इसी 90% जो बचा है उसमें से कुछ एसएलआर होगा जो उनको अपने पास रखना होगा। तो अब क्या होगा, अब आप समझिए, पहले इनके पास 96% बच रहा था, उसमें कुछ रख रहे थे और लोन पे चढ़ा रहे थे। अब 90% बच रहा है, उसमें कुछ अपने पास रखेंगे, कुछ लोन पे चढ़ाएंगे। दोनों के अमाउंट में अंतर हो जाएगा। जैसे ही सीआरआर बढ़ेगा वैसे ही कमर्शियल बैंक्स जितना अमाउंट लोन पे चढ़ा सकते हैं, जितना अमाउंट लोन पे दे सकते हैं, वो क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो जैसे ही बैंकों के ऊपर आप नकेल कसेंगे कि आपके पास पैसा ही कम बचेगा, वैसे ही बैंक क्या करेंगे, बैंक लोगों को लोन देंगे कम। लोगों को लोन कम देंगे, लोगों के पास पैसा कम आएगा। लोगों के पास पैसा कम आएगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा, एक्सेस डिमांड का जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये सब हमारे थे एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के मॉनेटरी मेजर्स में से भी क्वांटिटेटिव मेजर्स था ये। अब हमें जानना है क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होता है। ठीक है, यहां पर हम कैश के अमाउंट में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कैश का अमाउंट नहीं छेड़छाड़ करेंगे। यहां पे हम कुछ दूसरे तरीके से बैंकों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। किस तरीके से लगाएंगे देखिए जरा। इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाकर, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द मार्जिन रिक्वायरमेंट विच रेस्ट्रिक्ट्स द क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ बैंक्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट का देखिए क्या मतलब होता है। सपोज आपको बैंक से अगर लोन लेना है तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ सिक्योरिटीज जो है वो बैंक में जमा करानी होगी। सपोज आप 10 लाख रुपए का सिक्योरिटी लेके जा रहे हैं बैंक में, 10 लाख रुपए का जमीन का कागज लेके जा रहे हैं बैंक में, और आप कह रहे हैं बैंक जी मुझे लोन दे दो। तो बैंक क्या करेगा, बैंक आपसे 10 लाख की कागज तो ले लेगा, लेकिन आपको जो लोन देगा वो पूरे के पूरे 10 लाख नहीं देगा। वो हो सकता है आपको 7 लाख दे, 7.5 लाख दे या 8 लाख दे। कुछ गैप जो है वो बैंक क्रिएट करके रखता है। इसको कहते हैं मार्जिन। मार्जिन का मतलब है कि बैंक जो है वो थोड़ा सा सेफर साइड पे चलता है कि कल के डेट में आप पैसा अगर नहीं दिए, भाग गए, या कल के डेट में आपका ओवर ड्यूज ज़्यादा होता गया, तो बैंक क्या करेगा, आपके इस सिक्योरिटी को बेच के पैसे वसूल कर लेगा। तो बैंक हमेशा जो है ना कुछ मार्जिन रख के पैसे लोन पे देता है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि बैंक्स का मार्जिन जो है वो 20% है। मतलब अगर आप 10 लाख रुपया का सिक्योरिटी लेके जाइएगा तो आपको 8 लाख रुपया लोन मिलेगा। ठीक है, एक्सेस डिमांड का जब सिचुएशन होता है तो आरबीआई कहती है कि अब आप मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दीजिए, अब आप कर दीजिए इसको 50%। तो अब कोई आदमी 10 लाख का सिक्योरिटी लेके आएगा तो बैंक उसको लोन देगी 5 लाख। पहले दे रही थी 8 लाख, अब देगी 5 लाख। पहले वो 8 लाख लेके मार्केट में जा रहा था डिमांड करने, अब वो 5 लाख लेके जाएगा मार्केट में डिमांड करने। एज ए रिजल्ट क्या होगा, एक्सेस डिमांड का जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो एक्सेस डिमांड जो है वो हमारा कंट्रोल में आने लगेगा। तो एक्सेस डिमांड के केस में मार्जिन जो होता है, बैंकों का जो मार्जिन होता है उसको बढ़ा दिया जाता है। दूसरा, क्रेडिट राशनिंग। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड द सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूसेस रैशनिंग ऑफ क्रेडिट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लो ऑफ क्रेडिट, पर्टिकुलरली फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। कई बार क्या होता है कि हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक्स है वो क्या करती है, वो क्रेडिट रैशनिंग करने पे फोकस करती है। क्रेडिट रैशनिंग का मतलब है कि वो कहती है कि आप सारा लोन एक ही आदमी को मत दीजिए या एक ही सेक्टर में मत दीजिए, अलग अलग सेक्टर पे एलोकेट कीजिए। जैसे सपोज बैंक में लोन लेने आए हैं 5 वैरायटी के लोग,
कुछ लोग हैं बिजनेसमैन, कुछ है स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट लोन लेने आया है, कुछ है डॉक्टर्स, वो मेडिकल इक्विपमेंट का लोन लेने आया है, कुछ है फार्मर्स, वो एग्रीकल्चरल लोन लेने आया है। ठीक है, 4 वैरायटी मान लीजिए। रिजर्व बैंक ने कहा है कि आपको सबको इक्वली लोन देना है, 25% इनको देना है, 25 इनको, 25 इनको, 25 इनको। सपोज बिजनेसमैन वाले का 25% जो है वो एग्जॉस्ट हो गया, बिजनेसमैन फिर से आ रहा है लोन लेने, तो अब तो आपका 25% एग्जॉस्ट हो चुका है, अब आप बिजनेसमैन को लोन नहीं देंगे, अब आप इन तीनों को लोन देंगे। तो जब एक्सेस डिमांड का केस होता है तो हमारे देश की आरबीआई कहती है कि आप क्रेडिट को रैशनिंग कीजिए। रैशनिंग मतलब रैशनिंग का मतलब होता है बंटवारा कर देना। ठीक है, बंटवारा कर देना मतलब जितना लोन देने वाला अमाउंट है उसका बंटवारा कर देना। तो ऐसे केस में, एक्सेस डिमांड के केस में, हम लोन देने वाले अमाउंट का बंटवारा कर देते हैं, जितना जिसके हिस्से में जाता है उससे ज़्यादा उसको लोन नहीं देते। ठीक है, भले ही बाद में लोग मांगने आए लेकिन उससे ज़्यादा लोन नहीं देंगे। ये होता है क्रेडिट रैशनिंग। और तीसरा है एडवाइस टू डिस्करेज लेंडिंग। कई बार क्या होता है कि कई बार आरबीआई जो है वो अपने नीचे जो कमर्शियल बैंक्स है उनको गाइडलाइंस भी देती है, परसुएड करती है, उनको समझाती है कि अभी ज़्यादा लोन देना ठीक नहीं है, अभी देश में ऐसे ही महंगाई चल रही है, तुम इतना लोन दोगे तो लोगों के पास और पैसा आएगा, लोग और इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग और खर्चा करेंगे, देश में और डिमांड बढ़ेगा, देश में और महंगाई का सिचुएशन आएगा, अभी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को हम एक कहानी सुना देते हैं, एक स्टोरी सुना देते हैं। आप लोग एक कंट्री का नाम जानते होंगे, जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे में क्या हुआ, जिम्बाब्वे में ऐसे ही महंगाई का सिचुएशन चल रहा था, तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने महंगाई को ख़त्म करने के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों को बेनिफिट पहुँचाने के लिए क्या किया, उन्होंने नोट छापना शुरू कर दिया। अब नोट छापना शुरू कर दिया तो हुआ क्या कि इकोनॉमी में नोट जो होता है, करेंसी जो होता है, उसका सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी बढ़ गया। अब करेंसी में लोगों के, अब देश में क्या हो रहा है, लोगों के पास पैसा बढ़ जा रहा है। ठीक है, करेंसी सर्कुलेट ज़्यादा हो रहा है, लोगों का पैसा बढ़ जा रहा है, लेकिन क्या आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बढ़ रहा है? वो नहीं बढ़ रहा। लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ रहा। तो ऐसे केस में क्या हो रहा था, ऐसे केस में जिम्बाब्वे कंट्री में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ पर अगर किसी आदमी को अगर एक पैकेट ब्रेड खरीदना होता था ना, ब्रेड, एक पैकेट ब्रेड जो हमारे यहाँ 20-25 रुपए में मिलता है, उसके लिए उसको है ना ब्रीफकेस में, झोला में पैसा लेके जाना पड़ता था एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए। तो इतनी बुरी सिचुएशन आ गई थी। फिर बाद में क्या किया गया, बाद में जिम्बाब्वे की करेंसी को भी ख़त्म कर दिया गया। जिम्बाब्वे में पहले कोई दूसरी करेंसी चलती थी, जिम्बाब्वे में ऐसा सीन आ गया था कि 1 ट्रिलियन, जिम्बाब्वे का जो भी करेंसी था उसका ट्रिलियन तक में करेंसी छपना शुरू हो गया था, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। बाद में जिम्बाब्वे की करेंसी को भी हटा दिया गया, फिर वहाँ पे डॉलर को ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो जो यूएस में डॉलर चलता है सेम टू सेम वही जिम्बाब्वे में चलता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जिससे आपको यह समझ में आएगा कि देश में अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो उसको टाइम रहते हुए कंट्रोल कर लेना बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किए तो फिर देश की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। अभी आप लोग सुने होंगे शायद श्रीलंका में भी ऐसे ही इन्फ्लेशन की सिचुएशन आई थी। श्रीलंका में इन्फ्लेशन जो है वो लगभग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 से 25% के रेट से बढ़ रहा था वहाँ पे। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है, श्रीलंका की जो प्राइम मिनिस्टर है, श्रीलंका के जो भी जो टॉप मोस्ट लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो क्या हुए थे, वो काफ़ी परेशान हो गए थे। तो देश में अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है तो वो बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट कर सकती है अगर उस टाइम रहते हुए हम लोग सही स्टेप्स न ले तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हम डेफिशिएंट डिमांड के केस को कैसे टैकल करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।